इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ताकि इसमें हमारी पकड़ बहुत मजबूत हो जाए, और सेकंड पार्ट में हम लोग इस वीडियो के डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल देख के कि हम पाइथन में इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वेरिएबल्स को। तो नॉर्मल सिनेरियो की अगर हम बात करें तो वेरिएबल जो होता है किसी भी एक मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम होता है। अब मेमोरी लोकेशन को हम लोग नाम क्यों देते हैं? प्रोग्रामिंग में कभी भी हम लोग कोई वैल्यू यूज़ करते हैं, सपोज जैसे यहाँ पे हमने 1 करी है, यहाँ पे 2 करी है, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले वो स्टोर होती है कंप्यूटर की मेमोरी में। फिजिकली स्टोर होती है कहीं किसी एड्रेस पे कंप्यूटर की मेमोरी में, और उस मेमोरी लोकेशन को हम लोग एक नाम दे देते हैं जिसको हम कहते हैं वेरिएबल। अगर हम फर्स्ट केस देखें, जब हमने लिखा i इक्वल टू 1, तो ये 1 जो था किसी एक मेमोरी लोकेशन पे किसी एड्रेस पे स्टोर हुआ, और इस मेमोरी लोकेशन को हमने नाम दे दिया i। कल के दिन कभी भी हमने इस वैल्यू को यूज़ करना है 1 को, तो हम सीधे वहाँ पे i को एक्सेस कर लेंगे और वो हमको बता देगा कि हाँ, मैं इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा हूँ जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है। ऐसे ही जब हम j इक्वल टू 2 लिखते हैं, तो j पॉइंट कर रहा होता है किसी मेमोरी लोकेशन को कंप्यूटर में जिसके अंदर हमारी वो वैल्यू स्टोर होती है। तो ये बेसिक सा फंडा है, एक कॉमन सिनेरियो, क्या एक वेरिएबल होता है नॉर्मल टर्म्स में। तो चलिए हम अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे पाइथन वेरिएबल क्या होता है। पाइथन में जैसे ही हमने बोला i इज इक्वल्स टू 10, जैसा कि हम इस स्लाइड में देख रहे हैं फिगर में, i इज इक्वल्स टू 10, तो इसने क्या किया, पाइथन इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो पहले ही भांप लेता है कि जो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दी गई है किस टाइप की वैल्यू है, ये एक नंबर है या फिर सेट ऑफ करेक्टर है जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, या फिर कोई डेसिमल वैल्यू है, किस टाइप की वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू के डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। तो पाइथन खुद ही एनालाइज कर लेता है कि किस टाइप की वैल्यू है। तो अभी हमने जैसे ही बोला i इक्वल टू 10, तो पाइथन ने इसको जांच लिया कि ये भाई एक नंबर है, एक इंटीजर है। तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन यहाँ पे आएगा, एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाएगा इंट, क्योंकि ये एक नॉर्मल नंबर है तो इसके लिए एक नॉर्मल इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाएगा, और उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर देगा एक मेमोरी लोकेशन को जहाँ पे हमारा 10 स्टोर होगा, जो 10 वैल्यू हमने इसको दी है i को। ठीक है, ऐसे ही जब हम सेकेंड लाइन पे आते हैं, अगर हमने लिखा j इक्वल टू 11, तो जैसे ही हमने ये j इक्वल टू 11 लाइन लिखी, पाइथन क्या करेगा, एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाएगा, और वो इंटीजर ऑब्जेक्ट पॉइंट करेगा एक मेमोरी लोकेशन को कंप्यूटर में जहाँ पर ये 11 स्टोर होगा। ठीक है, तो ऐसे पाइथन काम करता है जब भी हम वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। सपोज अभी तक i में क्या स्टोर था, 10। अब जैसे ही हम लिखते हैं ये वाली लाइन i इज इक्वल टू कमल, i में हमने अब एक दूसरे टाइप का डेटा स्टोर करा है जो कि है सेट ऑफ कैरेक्टर्स, जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो i में एक स्ट्रिंग है जो है कमल। अभी तक i में एक नंबर था जो कि इंटीजर टाइप का था जिसकी वैल्यू 10 थी। तो इस केस में क्या होगा, जो i अभी तक पॉइंट कर रहा था इसको, इस इंटीजर को, अब ये इसको पॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि हमने बोला था पाइथन बहुत इंटेलिजेंट है। तो पाइथन ने देखा ये एक i में अब एक नई वैल्यू आ गई है जो कि स्ट्रिंग टाइप की है। सबसे पहले एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया और इस i को रिफर कर दिया इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को, और इस ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट अब पॉइंट कर रहा है एक मेमोरी लोकेशन को जिसमें कि ये स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, पाइथन ने देखा कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, पाइथन ने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, आई ने रिफर किया उस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को, और देन इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ये पॉइंट कर रहा है एक मेमोरी लोकेशन को जिसमें कि वैल्यू स्टोर्ड है कमल। और जैसे ही हमने ये वाली लाइन लिखी थी i इज इक्वल टू कमल, वैसे ही क्या होगा, जो पहले i में 10 था, तो ये वाला जो इंटीजर ऑब्जेक्ट बना हुआ था ये अब फ्री हो चुका है, इसे अब कोई भी वेरिएबल रिफर नहीं कर रहा है। अभी तक तो इसको i रिफर कर रहा था, लेकिन अब i नए स्ट्रिंग को रिफर कर रहा है, तो ये पाइथन द्वारा खुद हैंडल कर लिया जाएगा। तो हमने देखा कि जैसे स्टार्टिंग में i 10 था, i में इंटीजर वैल्यू थी, फिर j में 11 था, j में भी इंटीजर वैल्यू थी, फिर i में एक स्ट्रिंग आ गया, तो एक डेटा टाइप चेंज हो गया इसका। मतलब पाइथन में वेरिएबल होता है वो किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, एनी टाइप। तो एक बार में एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, जैसे एक बार में इसने एक टाइप की इंटीजर वैल्यू स्टोर की, फिर अगली बार में इसने स्ट्रिंग स्टोर कर दी। फिर ऐसे ही आई में हम कोई डेसिमल वैल्यू भी डाल सकते हैं, आई में हम कोई अलग टाइप की लिस्ट भी डाल सकते हैं। तो पाइथन में जो वेरिएबल होता है वो टाइप बाउंड नहीं होता है।
तो अभी हम देखते हैं वेरिएबल जो हमने जैसे आई और जे लिखे थे, तो जो वेरिएबल का नेम लिखते हैं उसके लिए क्या रूल होते हैं पाइथन में। तो फर्स्ट रूल कहता है कि वेरिएबल का जो हम नाम लिखते हैं वो उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, अनलिमिटेड। और जो दूसरा रूल कहता है वो कहता है कि वेरिएबल का जो नेम होता है वो अपर केस हो सकता है, लोअर केस लेटर्स हो सकते हैं, ए से जेड अपर केस और ए से जेड लोअर केस, और कोई भी डिजिट हम यूज कर सकते हैं नेम में, कोई भी लाइक अंडरस्कोर कैरेक्टर हम यूज कर सकते हैं। और जो तीसरा रूल कहता है कि डिजिट तो हम यूज कर सकते हैं पाइथन वेरिएबल के नेम में, लेकिन वो डिजिट वेरिएबल का फर्स्ट कैरेक्टर नहीं होनी चाहिए, मतलब वेरिएबल का नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, उस केस में ये एरर दे देगा। तो एक और रूल होता है पाइथन वेरिएबल का, वो ये होता है कि पाइथन का जो वेरिएबल नेम होता है वो नहीं होना चाहिए क्या, पाइथन रिजर्व्ड कीवर्ड। अभी हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि कीवर्ड क्या होते हैं पाइथन में। कुछ सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो पाइथन अपने इंटरनल फंक्शनिंग के लिए यूज़ करता है, तो उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो ये हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लिया वेरिएबल नेम्स का। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इसी में कि हम कैसे इसको पाइथन प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को लिखते हैं। तो चलिए इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट में एक न्यू फाइल हम एक क्रिएट कर लेते हैं, फाइल जिसका हम नाम दे देते हैं variable.py। तो जैसे हमने ये फाइल क्रिएट करी, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि देखने में ईजी हो। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं ए इज इक्वल, चलो आई लेते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं आई इक्वल टू 10। अब जैसे हमने आई इक्वल टू 10 किया, तो हमने अभी जो स्लाइड में देखा था थ्योरेटिकल पोर्शन में, पाइथन क्या करेगा, एक इंटीजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसमें जो वैल्यू वो रिफ़र कर रहा होगा एक मेमोरी लोकेशन को जिसमें वैल्यू 10 होगी। अब बेसिकली यहाँ पे हमें देखने में क्या लग रहा है, आई में क्या है, 10 वैल्यू है। तो पीछे पीछे उसके बैकग्राउंड में जो हो रहा है, जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था वैसे एक प्रोसेस हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं करता हूँ जे इक्वल टू 20, तो जे में 20 आ गया, मतलब कि पाइथन ने जैसे ही हमने लिखा जे इक्वल टू 20, तो पाइथन ने एक इंटीजर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और वो ऑब्जेक्ट एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा जिसमें कि ये 20 वैल्यू स्टोर होगी। किसी भी वेरिएबल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम एक फंक्शन की हेल्प से देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं आईडी। इसको हम आईडी लिखेंगे यहाँ पे ऐसे। तो आईडी के अंदर हम वेरिएबल का नाम दे देंगे जिसकी भी आईडी चेक करनी होगी। काइंड ऑफ एड्रेस कह सकते हैं उसको, यूनिक आइडेंटिटी होती है, यूनिक नंबर होता है जो कि हर वेरिएबल के लिए यूनिक होता है। इससे ये बहुत चीज़ों में काम आता है, जैसे कि कभी हमने वेरिएबल्स का कंपैरिजन करना है कि दोनों में सेम वैल्यू है या डिफरेंट वैल्यू है, दोनों सेम जगह सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या डिफरेंट लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये काम आता है। तो चलिए इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। जैसे हमने प्रिंट कराया है यहाँ पे, अब ये दूसरी फाइल रन हो रही है, करेंट फाइल में हम करते हैं। तो जैसे इसको रन करके देखते हैं, तो जैसे हमने इसको रन किया तो इसने आई जो वेरिएबल है इसकी आइडेंटिटी यहाँ पे प्रिंट कर दी। ऐसे ही हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें हम दूसरे इस जे वेरिएबल की आइडेंटिटी प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको भी हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो इसने दोनों वेरिएबल्स की यहाँ पे आइडेंटिटी प्रिंट कर दी, दोनों वेरिएबल्स की यूनिक आईडी, तो दोनों की डिफरेंट आईडी। अब सपोज हमने ये 2 लाइन लिखने के बाद यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज कर दी, स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग, जैसे मैंने नाम डाल दिया कमल, तो आई में अब नई वैल्यू आ गई कमल। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में आई इक्वल टू 10 लिखा था, तो इसके बाद में एक प्रिंट लगा देता हूँ प्रिंट करने को, आईडी ऑफ आई। ठीक है, तो ये इस आई को प्रिंट करेगा, आई की आईडी को। ऐसे ही मैं इस प्रिंट को लगा देता हूँ इस जब मैंने आई की वैल्यू चेंज करके स्ट्रिंग कर दी, तो यहाँ पे मैंने आई की आईडी प्रिंट कर दी। अब दोनों की आईडी डिफरेंट लोकेशंस को पॉइंट करेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, अब आई के पास दूसरी वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं, इन दोनों लाइंस को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों प्रिंट में जो यूनिक आईडीज़ हैं वो डिफरेंट है। तो आई एक बार 10 को पॉइंट कर रहा था, मतलब एक डिफरेंट लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ऐसे ही हम इनकी वैल्यूज़ भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आई को हमने 10 असाइन किया तो प्रिंट कर सकते हैं आई को। ऐसे ही जे को हमने 20 असाइन किया तो जे को भी हम प्रिंट करके देख सकते हैं।
ऐसे ही आई की वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज कर दी थी, तो अगेन हम आई को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो जैसे हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं तो ये इसकी वैल्यूज़ दे देगा हमको। जैसे आई की वैल्यू दे दी, प्रिंट आई करा तो आई की वैल्यू पहले 10 थी, फिर जे की वैल्यू 20 थी तो जे को हमने प्रिंट कर दिया तो जे की वैल्यू 20 आ गई। ऐसे ही आई को हमने चेंज कर दिया वैल्यू, और आई की वैल्यू जब हमने प्रिंट करी तो हमें अगेन जो चेंज वैल्यू थी स्ट्रिंग वो हमें मिल गया। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था पाइथन वेरिएबल्स का, कैसे पाइथन वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं और क्या होता है इंटरनली जब हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। होप आपको पाइथन वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।